आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री का लेक्चर आज हम लोग इस वीडियो में, जो कि ये हमारा 7वां पार्ट है पहले लेसन का, इसमें 1 या 2 पार्ट शायद आपका और बन जाए 2 पार्ट तक, तब उसके पश्चात ये आपका पहला लेसन तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे पार्ट का शुरुआत भी कर लेंगे। तो इस 7वें पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि प्रतीकों का आधुनिक सिद्धांत क्या है, प्रतीक का आधुनिक प्रणाली क्या है। चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतीक के बारे में सीखे, उसमें कुछ वैज्ञानिकों द्वारा अपना विचार प्रस्तुत किया गया। तो इस वीडियो में प्रतीक का आधुनिक प्रणाली क्या है, इसमें वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार से हैं आपके सामने। तो ये रहा आपका टॉपिक। चलिए, तो जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में पढ़ा कि जो हमारे तत्व होते हैं, तत्व का नामकरण करना ज़रूरी होता है, जिससे हमें उनको याद करने में सुविधा हो। तो इसके पहले चार्ल्स डाल्टन ने प्राचीन में अपना कुछ तत्वों का नामकरण प्रस्तुत किया था। प्राचीन काल में कीमियाकार लोग तत्वों के नाम को प्रतीक से याद करते थे, लेकिन प्रतीक से हमें कोई उस तत्व के गुण, उस तत्व की बनावट, संरचना, इन सब बातों की कोई विशेष जानकारी नहीं हो पा रही थी। तो उसके पश्चात समय बीतने के बाद कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रतीक का परिभाषा किया और उन्होंने बताया कि जो प्रतीक होता है किसी भी तत्व के नाम का संक्षिप्त रूप होता है, अर्थात तत्व का संक्षिप्त नाम लिखना है उसका प्रतीक कहलाता है। तो इस संबंध में स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बर्जेलियस ने 1814 ईस्वी में प्रतीक की आधुनिक प्रणाली को प्रस्तुत किया, जो तत्वों के प्रतीक लिखने की एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है। यह प्रणाली आज भी प्रचलित है। इनका नियम निम्न प्रकार से था, जिसे हम पॉइंट के जरिए समझेंगे। तो इनका प्रणाली का पहला पॉइंट ये है कि किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के अंग्रेजी अक्षर का पहला आपका अक्षर एच है, ऑक्सीजन के पहला अक्षर O है, नाइट्रोजन का N, बोरान का B, कार्बन का C आदि से प्रकटित किया जाता है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, तो इसके लिए प्रत्येक तत्व के प्रथम अक्षर के साथ एक और अक्षर उसका लगा देते हैं, लेकिन प्रथम अक्षर बड़ा रहेगा और दूसरा अक्षर छोटा रहेगा। जैसे आपका कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट भी देखो C से आ रहा है, और इसके पहले कार्बन भी था, तो कार्बन को C से पहले प्रतीक दे दिया गया था। लेकिन जब कोबाल्ट आया तो कोबाल्ट को भी C से देंगे, तो 2 तत्वों का प्रतीक एक ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में बर्जेलियस ने बताया कि जिन तत्वों के नाम एक ही अंग्रेजी वर्णमाला से आ रहे हों, उनके नाम को
एक बार जिस तत्व का नामकरण हो गया है, दूसरे तत्व का नाम करते समय उसके अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अक्षर को लेकिन स्मॉल अर्थात से छोटे अक्षर में ले लिया जाएगा। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का CO होता है, तो C को ले लेंगे और साथ में उसके छोटे अक्षर O को भी साथ में ले लेंगे, अर्थात कोबाल्ट का CO प्रतीक हो जाएगा। जैसे आपका ब्रोमीन है तो ब्रोमीन उसके पहले बोरान का भी हो गया था, तो ब्रोमीन को Br से प्रदर्शित किया गया, चूँकि दो B से कन्फ्यूजन होगा और तत्वों के नाम याद करने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए बर्जेलियस का विचार था कि जिन तत्वों के नाम एक बार हो चुके और यदि उनसे अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर आता है तो उसके दूसरे अक्षर को नामकरण में ले लिया जाएगा। तीसरा इन्होंने बताया कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो लैटिक नामों से बने हुए हैं, जिसमें से आपका 11 तत्व हैं जो लैटिक शब्दों से बने हुए हैं, जिसमें आपका पहला सोडियम है। सोडियम का लैटिक नाम नेट्रियम है, प्रतीक इसका Na है। पोटेशियम है, पोटेशियम का लैटिक नाम केलियम है, जो कि इसका प्रतीक K है। उसके बाद आयरन है, आयरन का जो लैटिक नाम है वो फेरम है, फेरम का Fe होता है। उसके बाद कापर है, कापर का लैटिक नाम क्यूप्रम है, जो कि Cu है। उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर का रासायनिक नाम अर्जेंटिनम है, इसका प्रतीक Ag है। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड का प्रतीक आरम है, इसका लैटिन नाम आरम है, इसका प्रतीक Au है। उसके बाद लेड है, लेड का लैटिन नाम प्लम्बम है, इसका प्रतीक Pb है। उसके बाद पारा है, पारा का लैटिक नाम हाइड्रागायरम है, गाइनम है, जिसका प्रतीक Hg है। उसके बाद टंगस्टन है, टंगस्टन ये उल्फ्रेम इसका लैटिक शब्द है, इसका प्रतीक W है। तो इस तरीके से ये आपके तत्व रहें जो कि लैटिक शब्द से मिलकर बने हुए हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तत्वों को निरूपित करने के लिए उनके नाम के 1 या 2 अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग इसी अक्षर को प्रतीक के नाम से जानते हैं। और प्रतीकों का अभिप्राय, वास्तव में प्रतीक से क्या अभिप्राय है उसको हम सीखते हैं। प्रतीक वास्तव में सुनिश्चित अर्थ होता है। प्रतीक के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। किसी तत्व के प्रतीक से हमें निम्नलिखित का बोध होता है। प्रतीक से उस तत्व के परमाणु का बोध होता है। जैसे प्रतीक हाइड्रोजन के साथ एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। प्रतीक से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर तत्व के द्रव्यमान संख्या का बोध होता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक परमाणु भार 1.008 के बराबर तत्व के द्रव्यमान को निरूपित करता है। प्रतीक का अभिप्राय तत्व के, तो प्रतीक के कुछ महत्व भी हैं, उनको हम लोग सीखते हैं। तत्व के प्रतीकों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोण से महत्व हैं। जैसे तत्व सोडियम का प्रतीक Na है। अब Na ये दर्शाता है, आपको इस बात का याद होना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि तत्व आप प्रतीक को रट्टा मार करके नहीं, आप ये जान लें कि तत्व से क्या हमें लाभ है, उसके महत्व क्या हैं। तो प्रतीक के बहुत अच्छे महत्व हैं। जैसे आपने लिखा सोडियम का प्रतीक Na है, तो अब Na क्या दर्शाता है? सोडियम तत्व को दर्शाता है, सोडियम के एक परमाणु को दर्शाता है। भार के अनुसार सोडियम के 23 भाग को, भार की इकाई ग्राम होने पर 23 ग्राम सोडियम को
सोडियम के 1 ग्राम परमाणु को जिसका द्रव्यमान 23 ग्राम है, सोडियम के 6.23 × 10⁻23 परमाणु को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये सोडियम दर्शाता है, यानी उसका प्रतीक को दर्शाता है आपका। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसके पहले हमने आपको संयोजकता के बारे में बता ही चुके थे। परिवर्तित संयोजकता क्या है ये भी टॉपिक हमारा हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक में कि मूलक क्या है। थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है आपका, मूलक क्या है तो हम आपको बता दें। जिन 2 भागों से किसी यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग मूलक कहते हैं। जैसे आपका लिख दिया जाए यहाँ पे ZnCO3 CuSO4 NaCl, तो इन सभी में जो आपका एक भाग आपका ये जिंक है जो कि धनायन है, एक भाग आपका CO3 है जो कि ऋणायन है, इसका भाग ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो इस तरीके से धनायन और ऋणायन भाग उस तत्व के आपके मूलक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे CO3 आपका बना हुआ है। CO3 एक यौगिक है जो कि जिंक कार्बोनेट है। तो ये जिंक कार्बोनेट 2 अणु से मिलकर बना है। एक अणु इसमें जिंक का है, एक अणु CO3 का है। जिंक जो है धनायन है और CO3 जो है ऋणायन है। तो इस तरीके से इसे हम लोग मूलक कहते हैं। तो मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन मूलक होता है, एक ऋणायन मूलक होता है। जिस यौगिक पर धन आवेश हो वो धनायन मूलक और जिस अणु पर ऋण आवेश हो उसे ऋणायन मूलक कहते हैं। जैसे आपका NaCl है तो NaCl आपका 2 अणु से बना है, Na और Cl से। Na आपका धनायन मूलक है और Cl आपका ऋणायन मूलक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिन 2 भागों से किसी यौगिक के अणु का निर्माण होता है उसे हम लोग मूलक कहते हैं। और आपको ध्यान रहे प्रत्येक मूलक के हमेशा 2 भाग होते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब छोटा सा पॉइंट ही था, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और सीखते हैं कि तत्वों के रासायनिक सूत्र क्या हैं। चूंकि सूत्र पदार्थ के एक अणु को प्रकट करता है इसे हम लोग अणुसूत्र कहते हैं। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को अलग अलग प्रकट करता है उसका अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र हमें ये बताता है कि उसके अणुओं में परमाणुओं की कितनी संख्या उपस्थित है। जैसे आपने लिखा जल, जल का सूत्र आप जानते हैं H2O होता है। तो H2O में जो आपका H की परमाणु की संख्या है वो है 2 और O के परमाणु की संख्या 1 है। तो इस तरीके से H2O में जो आपके H के परमाणु संख्या है 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 1 है, अर्थात 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में संयुक्त होकर के जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। अतः जल आपका एक अणु का जो सूत्र है अणुसूत्र H2O होता है। तो इसमें 2 विभिन्न के परमाणु उपस्थित हैं। जैसे आपने देखा NaCl, तो NaCl जो आपका बना हुआ है तो NaCl का एक अणु है। अब इस NaCl में 2 परमाणु उपस्थित हैं, एक सोडियम का Na और दूसरा क्लोराइड का Cl, ये दोनों आपस में उपस्थित हैं। तो दोनों परमाणु आपस में जब मिलेंगे तो NaCl के एक अणु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपके CO2 हो गया, CO2 गैस आपका एक अणु है। तो CO2 गैस के एक अणु में कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के CO2 गैस के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा सूत्र होता है पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या को अलग अलग प्रकट करना ही अणुसूत्र कहलाता है।
किसी तत्व के अणु में उसके एक या अधिक परमाणु हो सकते हैं। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी जाती है। जैसे N2 है तो N2 है इसमें, तो जब आपका 2 है, जैसे आपने लिखा N2, तो जो ये परमाणुओं की संख्या होती है हमेशा उसके दाएं तरफ, जैसा कि इसमें दिख रहा है 2 इसके दाएं तरफ लिखा हुआ है, तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार H2, Cl2, O2 आदि क्रमशः ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन के अणुओं को व्यक्त करते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो H+H मिलकर H2 बना है, नाइट्रोजन है N+N मिलकर N2 बना है, Cl2 है तो Cl+Cl मिलकर Cl2 बना हुआ है। तो इस तरीके से ये सब के सब हमारे तत्व बने हुए हैं आपस में। तत्वों के भी रासायनिक सूत्र होते हैं। जैसे एक तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी पारमाणुकता कहलाता है। कुछ तत्व एक ही परमाणु से निर्मित होते हैं और कुछ अन्य तत्व जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग अणु कहते हैं। तत्व निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ तत्व के परमाणु इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार के तत्व अनेक परमाणुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इनका कोई अलग सूत्र नहीं होता। जैसे कॉपर, सोडियम, कॉपर, लोहा, आयरन, ये सब के सब हैं। तत्व के अणु होने पर अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता होती है। उस तत्व के प्रत्येक के दाहिने ओर नीचे लिखा जाता है। उसके बाद कुछ यौगिक के सूत्र हैं। यौगिक के अणु में उसके जो घटक होंगे, घटक तत्वों के परमाणु निश्चित होते हैं। जो कि इसके पहले आपने पढ़ा होगा यौगिक के बारे में। यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जब तक 2 परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करेंगे तब तक किसी यौगिक का निर्माण नहीं होगा। अतः यौगिक के निर्माण में हमेशा परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में मिलना जरूरी होता है। यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक के एक अणु में उपस्थित जो तत्वों का परमाणु पूर्ण संख्या में होते हैं। जैसे जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु द्वारा मिलकर बनता है। जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस आपका NH3 है तो NH3 में N का 1 परमाणु और H का 3 परमाणु मिलकर के NH3 गैस का निर्माण करता है। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl है। NH4Cl में N का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु और Cl का 1 परमाणु मिलकर के अमोनियम क्लोराइड अर्थात NH4Cl, जिसे हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम नौसादर भी है। NH4Cl इसका सूत्र होता है। तो अब हम आगे जानते हैं सूत्र के प्रकार। सूत्र के प्रकार हैं। सूत्र जो हमारे रासायनिक सूत्र हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका रहा पहला मूलानुपाती सूत्र, दूसरा रहा आणविक या अणु सूत्र, तीसरा रहा संरचना सूत्र। तो ये आपके 3 हैं जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और मूलानुपाती सूत्र बनाना भी आता है। आणविक सूत्र और संरचना सूत्र ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से हम डीप से आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा पॉइंट लंबा है, इसलिए इस वीडियो में हम उसको नहीं ले रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र के बारे में बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे
और आपको सिखाएंगे कि मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाया जाता है। अगर कोई आपको दिया हुआ है तो उसका मूलानुपाती कैसे बनाएंगे, फिर और सूत्र में कैसे होता है, संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, इन सारी बातों को अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने इस वीडियो को तैयार रखें और जैसा भी आपको वीडियो लगे आप कमेंट करिएगा। जैसा भी आपको अच्छा हाँ ना लगे कमेंट के जरिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी रह जाए, आपको कुछ पॉइंट छूटे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, उसके लिए आपका समाधान किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद और अपनी पढ़ाई करते रहिए। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सबको बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम रासायनिक सूत्र के प्रकार से डीपली से शुरू करेंगे और आपको धन्यवाद। ओके।